सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आप लोगों को पता है बहुत सारे वैकेंसीज आ रहा है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। ओडिशा का जो ईएसआई का आया था, OSSC का जो, फिर से SSSC का भी 943 वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है, जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा, मुझे पता है। बाकी राजस्थान वाले वैकेंसी, MP का ग्रुप 5 वैकेंसी, बहुत सारे वैकेंसी हर एक स्टेट में सेंट्रल बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है या फिर आ भी रहा है। तो इसीलिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी को। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस, आप लोग चाहे कहीं से हो, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, सिलेबस तो आप लोगों का ऑलमोस्ट अराउंड सेम ही है। तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों के सिलेबस जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसके बाद पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस लेके मैं आप लोगों के लिए आती हूँ, ठीक है। तो उसी तरह आज भी लेके आई हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस के लिए मैं मोटिवेट होती रहूं, मुझे इंस्पिरेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहूं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑर्डर ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन। मतलब हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, ठीक है। मेनली वी आर द लेबोरेटरी टेक्नीशियंस एंड वी कलेक्ट द ब्लड सैंपल्स, राइट। सो क्वेश्चन इज, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है ब्लड, किसको कौन से वाइल में पहले रखेंगे, कौन से वाइल में नीचे रखेंगे या फिर लास्ट को रखेंगे। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, राइट। तो पहले हम लोगों को कल्चर ट्यूब में रखना चाहिए, पहले हम लोगों को कोआगुलेशन ट्यूब में रखना चाहिए, पहले हमको सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, आप लोगों ने पता होगा ना, SST जो हम लोग बोलते हैं, मेनली गोल्डन येलो कलर का ट्यूब रहता है, टॉप ट्यूब रहता है। एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है CBC टेस्ट और द कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो कल्चर के लिए हम लोग ब्लड कल्चर ट्यूब यूज करते हैं। कोआगुलेशन के लिए मेनली हम लोगों का कोआगुलेशन स्टडी जैसे होता है, जैसे कि PTINR हो गया, APTTINR हो गया। तो ये सारे जो होता है, ब्लू कलर का वाइल आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोग आगे देखेंगे भी। तो ब्लू कलर का वाइल रहता है, उसमें हम लोग कलेक्शन करते हैं कोआगुलेशन क्लॉटिंग होता है ना। तो हमारे पास we have various types of clotting factors are there. We have fibrinogen, we have prothrombin, we also have Hazeman factor, Christmas factor. There are various 12 to 13 coagulation clotting factors are there, right? And we already discussed also this serum separation tube as well as the complete blood count test, जो कि we do this on EDTA vial or the lavender top tube, right? So question जैसे कि पूछा यहीं पे, ब्लड सैंपल कलेक्शन हम लोग किसको पहले करेंगे। तो इस चीज को अगर आप लोगों को पता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये वाला चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, यस और नो, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, वेरी गुड। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जो होता है यहाँ पे, तो पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखा है, देखो कल्चर ट्यूब करके लिखा है, सोडियम साइट्रेट करके लिखा है, रेड लिखा है। तो आप लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछोगे कि ये जो है ना, हमें पहले जो है, अगर मैं EDTA वाइल में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा। भाई मुझे तो हर एक वाइल में चाहिए ना, तो मैं किसी भी वाइल में ले लेती हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, सोडियम फ्लोराइड में पहले ले लूं। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज, अगर इन केस मुझे ना बहुत सारे टेस्ट करवाने हैं, क्लॉटिंग फैक्टर वाला टेस्ट है, CBC टेस्ट है, कल्चर भी करना है, तो मैंने ना 10 ml का ब्लड ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन द 10 ml ब्लड हियर, और मुझे ना, मैंने पहले जो है मैंने यहाँ डाल दिया, हेपारिन ट्यूब में डाल दिया, फिर मैंने EDTA वाइल में डाल दिया, फ्लोराइड वाइल में डाल दिया। उसके बाद मुझे ना बायोकेमिस्ट्री वाला टेस्ट चाहिए, जो कि हम लोग करते हैं कौन से, मतलब प्लेन वाइल में लेते हैं ना, राइट। तो प्लेन वाइल में मुझे चाहिए, लेकिन पता चला कि वहां पे ब्लड का शॉर्टेज हो गया। मतलब मैंने 10 ml लिया था, 2 ml करके कोइंसिडेंटली वो गिर गया EDTA वाइल में, थोड़ा सा ज्यादा गिर गया। तो उस वक्त मैं क्या करूं, फिर से ड्रॉ करूं, रहने दूं, टेस्ट ना करूं, नेक्स्ट डे टेस्ट करूं, क्या कर सकती हूँ। तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर मैंने पहले जो है ये जो प्लेन वाइल जो है रेड टॉप ट्यूब में अगर लिया होगा, उसमें तो एंटीकोगुलेंट कुछ है नहीं, वो तो प्लेन है, एकदम सिंपल सा बंदा है, उसके पास कुछ है ही नहीं एंटीकोगुलेंट्स। अगर मैं पहले ये इसमें डाल देती हूँ, प्लेन ट्यूब में डाल देती हूँ, अगर मुझे ब्लड चाहिए भी तो मैं इसको किसी भी वाइल में ट्रांसफर कर सकती हूँ, ये सर नो, ट्रांसफर कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि हमारे जो है EDTA एक एंटीकोगुलेंट है, सोडियम फ्लोराइड ये एक एंटीकोगुलेंट है, हेपारिन ये एक एंटीकोगुलेंट है। एक एंटीकोगुलेंट से दूसरे एंटीकोगुलेंट में हम लोग ब्लड नहीं डाल सकते, लेकिन रेड टॉप ट्यूब जो, तो ये तो प्लेन है ना, इसको तो हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, कैसे भी करके डाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऐसे करके। तो पहले जो है, मैं अगर वाइल की बात करूं, पहले मैं लेती हूँ प्लेन वाइल यानी रेड टॉप ट्यूब में, उसके बाद लूंगी EDTA वाइल, मतलब लास्ट 2 ऑप्शंस मुझे मिल गए, ठीक है। तो पहले आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कल्चर ट्यूब। तो कल्चर हम लोग कहाँ पे करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब में करते हैं। हम लोग कल्चर क्यों करते हैं, टू डिटेक्ट और टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस द इन्फेक्शन।
बिकॉज हमारे एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी फंगाई, इट मे बी पैरासाइट्स, व्हाटएवर इट मे बी. तो टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, क्योंकि कंटामिनेशन अगर थोड़ी देर भी ब्लड बाहर रुक जाएगा तो उस पर कंटामिनेशन हो जाता है. तो कंटामिनेशन अगर हो जाएगा तो इसका मतलब मुझे जो बैक्टीरिया चाहिए उसके बदले और कुछ बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे, मिक्स्ड फ्लोरा देखने के लिए मिल जाएंगे. तो ये जो मिक्स्ड फ्लोरा देखने के लिए मिल जाएंगे, मुझे पता चलेगा क्या कौन सा इन्फेक्शन, मतलब जिस पेशेंट का हम लोगों ने लिया था सैंपल उसका कौन सा इन्फेक्शन है पता चलेगा क्या? यस और नो? पता नहीं चलेगा. तो इसीलिए टू प्रिवेंट कंटामिनेशन मैंने पहले जो है मैं पहले कल्चर ट्यूब में लूंगी. राइट, इज दैट क्लियर? कल्चर ट्यूब में मैं ले जाऊंगी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट जो है मैं लूंगी पीटीआईएनआर वाला वाइल यानी एपीडीटी, जो कि कोआगुलेशन स्टडी के लिए, जो कि सोडियम साइट्रेट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है उसको देखने के लिए मैं उसके बाद मैं ये वाला वाइल में ले जाऊंगी. उसके बाद मैं लूंगी यहीं पे, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन हियर इज, कोआगुलेशन के लिए मैंने पहले कल्चर के लिए ले लिया, कोआगुलेशन के लिए ले लिया. उसके बाद सीरम सेपरेशन यानी प्लेन वाइल में ले जाऊंगी. ठीक है, उसके बाद फाइनली आई विल पुट द ब्लड इनटू द ईडीटी वाइल और द लैवेंडर टॉप ट्यूब, दैट इज फॉर सीवीसी टेस्ट. किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं. सो ऑर्डर ऑफ ब्लड सैंपल कलेक्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पहले कल्चर, कोआगुलेशन, सीरम सेपरेशन एंड द सीवीसी टेस्ट. ठीक है, क्वेश्चन हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज माइकोप्लाज्मास आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बाय, मतलब माइकोप्लाज्मा को यहाँ पे बैक्टीरिया के साथ कंपैरिजन हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे मुझे ये पता चल गया कि माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो बैक्टीरिया. राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है. इसीलिए ये एक ऐसे बैक्टीरिया है वो कि अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है, यूनिक है, इसीलिए तो हम लोग इसे याद रखते हैं. तो इसका जो यूनिकनेस है, उसका यूनिकनेस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? सो ऑप्शन हियर इज प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन सेल वॉल, presence of teichoic acid in cell wall, presence of lipoprotein in cell wall, absence of cell wall itself. चार ऑप्शंस यहाँ पे गाइस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चार ऑप्शंस. प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन द सेल वॉल, ऑब्वियसली ये सेल है तो इसके पास सेल वॉल होगा ही, कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है, सेल वॉल तो होगा ही. सेल वॉल इसका माइकोप्लाज्मा का, क्या ये चीज जो है काइटिन से बना है? क्या आप लोगों को लगता है? काइटिन, फंगाई का स्ट्रक्चर जो होता है वो काइटिन से बना होता है. ठीक है, फंगाई का स्ट्रक्चर, फंगाई जो कि फंजाई आप लोग व्हाटएवर यू मे कॉल इट एज, सो फंगाई के जो सेल वॉल होता है ये बनता है काइटिन से, तो ये तो नहीं होगा. उसके बाद प्रेजेंस ऑफ टेइकोइक एसिड इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन इन सेल वॉल, तो नॉर्मली तो टेइकोइक एसिड प्रेजेंट तो होते ही है. बाकी प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लाइपोप्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आप लोगों ने मेनली जो सेल वॉल हमारा होता है पॉलीसैकेराइड से बना होता है, और उसके बाद और किस चीज से बना होता है? माइकोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो कौन सी चीज से बना होता है? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए तो मेरे को. और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है अब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, मतलब इसके पास सेल वॉल है ही नहीं. क्या लगता है आप लोगों को? ये तो बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ाई होगा. माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द माइकोप्लाज्मा हियर, दिस इज द साइटोप्लाज्म, 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन, सॉल्युबल प्रोटीन भी है इसके पास. इट आल्सो हैज इट्स डीएनए एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इट आल्सो हैज द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड राइबोसोम. सॉल्युबल आरएनए इज आल्सो देयर, बट इट डजंट हैव एनी सेल वॉल. सो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को मिल गया होगा. सो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, मतलब माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल इसका है ही नहीं. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा है, which of the following WBC is capable of phagocytosis? क्या कैपेबल करता है WBC? और द व्हाइट ब्लड corpuscles और अदरवाइज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. ठीक, तो ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इसमें से ये these are types of WBCs, राइट? eosinophils होते हैं, basophils होते हैं, lymphocytes होते हैं, neutrophils होते हैं, राइट? सो दीज आर द आप लोगों के WBC के टाइप्स होते हैं, जो कि मेनली डिवाइड हुआ है आप लोगों को पता ही होगा ग्रैन्युलोसाइट में, एग्रैनुलोसाइट में. ग्रैन्युलोसाइट्स आर द सेल्स व्हिच कंटेन्स द ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. इसके पास ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा सा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? दीज आर द ग्रैन्यूल्स, राइट? ग्रैन्यूल्स अगर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं तो ये ग्रैन्युलोसाइट हो गया. अगर इसके पास कुछ ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, सो दीज आर एग्रैनुलोसाइट्स. तो ग्रैनुलोसाइट्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स में दिखेंगे, यूसिनोफिल्स में दिखेंगे, बेसोफिल्स में लिखेंगे, लेकिन एग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं इट विल ओनली बी सीन इन द लिम्फोसाइट्स एज वेल एज द मोनोसाइट. बट द क्वेश्चन हियर इज, इनमें से ऐसा कौन सा WBC है जो कि आप लोगों को क्या कॉज करता है?
इट इज कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब पहले पता होना चाहिए। हमेशा से मैं बोलती हूँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मीनिंग बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब होता है फैगोसाइटोसिस यानी द सेल इट कैन एनगल्फ द एंटीजेंस और द पैथोजेंस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस मतलब किसी को एनगल्फ करके खा जाना। ठीक है, मुझे अभी फॉरेन पार्टिकल आता है ना हमारे बॉडी में, तो हमारे पास जो हमारे जो अपना जो आर्मी रहता है, सो दीज आर द व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, द फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो ये कैसे करते हैं, कुछ ऐसे WBC होते हैं द एनगल्फ द बैक्टीरिया और द वायरस और व्हाटएवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी। तो इसीलिए कौन सा ऐसा WBC हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी पे जो दिया गया है न्यूट्रोफिल्स, जिसके पास 2 to 3 लोब्स होते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये तो होते हैं ना 2 to 3 लोब्स होते हैं। दिस इज ए ग्रैनुलोसाइट ऑल्सो, हम लोगों ने देख लिया ग्रैनुलोसाइट है। ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं, दिस हैज द कैपेसिटी फॉर phagocytosis, it can engulf the bacteria and it will digest। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, दिस इज अ टाइप ऑफ WBC। ये क्वेश्चन हम लोगों को पता चल गया, सब लोगों का डाउट क्लियर हो गया। सो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछते तो आप लोग क्या बताएंगे, न्यूट्रोफिल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहीं पे, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, टिप वर्म, ऐसे बहुत सारे वर्म्स और उसके नाम आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि राउंड वर्म कौन सा होता है, हुक वर्म कौन सा होता है, पिन वर्म कौन सा होता है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए तो मेरे को, अगर आप लोगों को पता है। तो इसका इन्फेक्टिव स्टेज पूछा है, तो हर एक पैरासाइट्स का किसका लार्वल स्टेज होता है, सरकारिया। ये आपने कहाँ पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, सरकारिया, मेटासरकारिया। तो ये आप लोगों ने टेप वर्म जो है, टेप वर्म के अंदर में नहीं देखा, थोड़ा सा जाके टेप वर्म वाला सेक्शन देख लीजिए। तो सरकारिया आप लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा टेप वर्म के चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद एग होता है, सिस्ट होता है, जो कि आप लोग स्टूल सैंपल में देखते हो, एग सिस्ट वगैरह है ना। तो क्वेश्चन पूछा है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड का इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है वो कौन से कंडीशन में इन्फेक्ट कर सकता है टू द अदर इंडिविजुअल, इस क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा इसका साइकिल देख लेते हैं, लाइफ साइकिल। तो दिस इज द एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, और उसको मैंने कॉपी किया है फ्रॉम द गूगल आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, राइट। तो ये क्या होता है ना, यहीं से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोगों ने ये जो ह्यूमन बॉडी इट विल इंजेस्ट द एम्ब्रियोनेटेड एग्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पहले हम लोग नंबर 1 से देख लेते हैं। सो दिस इज द एडल्ट वर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कैसे आएगा, हम लोग फिर से जब 5-7 तक पहुंच जाएंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा ना, एडल्ट अगर स्मॉल, ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड। उसके बाद ये फर्टिलाइज्ड एग भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज्ड एग भी हो सकता है। अनफर्टिलाइज्ड एग जो रहेगा इट विल नॉट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट कुछ होने वाला है नहीं। फर्टिलाइज्ड एग जो रहेगा उसके बाद ये क्या करेगा, सो एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग्स विद L3 लार्वा, उसके लार्वल स्टेजेस भी होते हैं, L1 स्टेज, L2 स्टेज, L3 स्टेज, L4 स्टेज। और ये L3 स्टेज जो होता है उसके बाद ये एम्ब्रियोनेटेड एग को क्या कर लेता है, ह्यूमन बॉडी में एंट्री करता है ये। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ये जो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा हो ना, फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जैसे कि हम लोगों का जाइगोट फॉर्मेशन होता है ना फर्टिलाइजेशन के बाद, ऐसा करके हुआ, फिर वो एग बन गया। वो जो एग होता है इसको ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन जो होता है इंजेस्ट कर लेता है दैट एम्ब्रियोनेटेड एग्स। उसके बाद द लार्वी आर कफ्ड अप एंड swallowed, re-entering the GI tract, maturation proceeds in the small intestine। इसको आप लोग swallow कर लेते हो and it will re-enter into the small intestine where it will mature itself। ठीक है, तो उसके बाद फिर से वो एक्सक्रीशन में आ जाएगा, फिर फर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग हो गया जाएगा, फिर उसके बाद इट विल एंटर इनटू द अनदर हेल्दी इंडिविजुअल एंड अफेक्ट दिस। ठीक है, सो दिस इज द मेनली लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो होता है। मेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को, फीमेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा ऐसा थोड़ा सा ये दिखेगा। दिस इज द एडल्ट वर्म्स। तो ये फर्टिलाइज्ड एग आप लोगों को स्टूल एग्जामिनेशन में ऐसा करके दिखेंगे, और अनफर्टिलाइज्ड एग थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से दिखेगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो है आप लोगों ने क्या देखा, ये दिखा, ये इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स जब होता है, इंजेस्ट कर लेते हो आप लोग, तो जाके आप लोगों का क्या बन जाता है, इट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विल अफेक्ट यू। सो इन्फेक्टिव स्टेज इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइक नो डाउट। सब लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा है ये, eggs of which of the following parasites are bile stained except,
तो ऐसा कौन सा जो होता है पैरासाइट होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ट्राइचूरिस ट्राइच्यूरिया, टेनिया सोलियम जो टेपवर्म होता है, और एच नाना। 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बाइल स्टेन्ड नहीं है? क्योंकि बाकी सारे जो पैरासाइट्स हैं दे आर बाइल स्टेन्ड। क्या आप लोगों को वो जो निमोनिक्स याद रखे हैं आप लोग कि कौन सा बाइल स्टेन होता है, कौन सा नॉन बाइल स्टेन होता है? चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं क्या, या आप लोग बताएंगे? अगर आप लोगों को पता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते, नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। सो बाइल स्टेन्ड एग्स को आप लोग कैसे याद रखोगे? दैट इज ATT करके। तो ATT का मतलब होता है A फॉर एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, T फॉर ट्राइचूरिस ट्राइच्यूरा, T फॉर टेनिया स्पीसीज। टेनिया स्पीसीज यहाँ पे जो टेपवर्म होते हैं, इट मे बी टेनिया सोलियम एज वेल एज इट मे बी टेनिया सैजिनेटा, ठीक है। दोनों टेपवर्म्स हम लोगों को पता है ना। तो ये जो होते हैं ATT होता है, ये दिस आर बाइल स्टेन्ड एग्स। अगर आप लोगों को नॉन बाइल स्टेन्ड एग्स के बारे में याद रखना है तो आपका फेवरेट लड़की जो है नेहा, नेहा नाम से आप लोग इसे याद रखेंगे। सो N फॉर निकेटर americanus, E for Enterovirus vermicularis that is a pinworm, and H for Hymenolapis nana that is the H nana शॉर्टकट आप लोग बोलते हो, और A for Encyclostomus duodenale। आप लोगों को याद रह गया नेहा के बारे में। मैं आप लोगों के क्लास की लड़की नेहा के बारे में बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे नेहा मतलब ये इन चीजों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि नॉन बाइल स्टेन्ड है, ठीक है। सो दिस निमोनिक्स आप लोगों को याद रखना है, ATT एंड नेहा। तो ये जो होता है, तो आप लोगों को क्या मिल गया इस क्वेश्चन का आंसर? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज ए बाइल स्टेन्ड पैरासाइट, ट्राइचूरिस ट्राइच्यूरा इज आल्सो ए बाइल स्टेन्ड पैरासाइट, टेनिया सोलियम दिस इज आल्सो ए बाइल स्टेन्ड स्पीसीज। लेकिन ये जो H नाना है ना, H नाना, ठीक है, H नाना जो होता है ना, ये हाइमेनोलेप्सिस नाना, ये आपका नॉन बाइल स्टेन्ड पैरासाइट है। इज दैट क्लियर? सब लोगों को क्लियर हो गया ना? मुझे तो लगता है हो गया होगा। सिर्फ इतना ही तो याद रखना है, निमोनिक्स से याद रखना है, बाकी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वन ऑफ दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल जो होते हैं, ये तो बहुत ही जनरल सा सवाल है। सेल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, यूकैरियोटिक हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं दे आर प्रिमिटिव इन नेचर। पहले जो आज आए हैं जिनको लोगों के पास इट डजंट हैव एनी ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल हैव इट्स true nucleus as well as its nuclear membrane, everything is there in clear, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे which is a prokaryotic cell? कौन सा जो होगा? this is a prokaryotic cell। आप लोग बताइए थोड़ा सा कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा? ये जो है ऑप्शन नंबर C, that is the bacteria, this is the prokaryotic cell। fungi it may be prokaryotic, it may be यूकैरियोटिक ऑल्सो, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये है, एंटीकोआगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर कोआगुलेशन स्टडीज। तो कोआगुलेशन स्टडीज क्या होता है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, उसके बाद कौन सा एंटीकोआगुलेंट आप लोग यूज करोगे ये आप लोगों को पता चल ही जाएगा। EDTA, हेपारिन, साइट्रेट, ऑल ऑफ द अबव। EDTA का फुल फॉर्म आप लोगों को पहले से पता होगा, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट, वेरी गुड। हेपेरिन इज ऑल्सो एंटीकोआगुलेंट। साइट्रेट होता है जो सोडियम साइट्रेट होता है, सोडियम साइट्रेट भी 2% में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, मेनली 3.2% में मिलते हैं, 3.8% में मिलते हैं। 3.8% वाला जो साइट्रेट होता है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ESR और द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इज दैट क्लियर? ब्लैक कलर का फाइल होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। बाकी जो है क्वेश्चन जो है कोआगुलेशन स्टडी जो होता है, क्या होता है कोआगुलेशन स्टडी? कोआगुलेशन टेस्ट क्या क्या होते हैं? जैसे कि टू इवेल्युएट एबिलिटी ऑफ क्लॉटिंग हम लोग करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम और द PT टेस्ट। INR होता है जो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, कभी कभार INR का फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। PT INR हम लोग टेस्ट करते हैं, APTT INR भी टेस्ट करते हैं। ये APTT का मतलब होता है डिटरमिन्स इफ ब्लड थीनिंग थेरेपी इज इफेक्टिव और नॉट, ठीक है। तो कोआगुलेशन टेस्ट जो होता है मेनली टेस्ट ऑफ द वैस्कुलर प्लेटलेट फेज ऑफ हीमोस्टेसिस। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग BT कर सकते हो, BT यानी ब्लीडिंग टाइम, जो कि जनरली हम लोगों को कोई एंटीकोआगुलेंट नहीं चाहिए होता है, हम लोग ब्लीडिंग को ऐसे ही चेक कर लेते हैं। बाकी टेस्ट फॉर कोआगुलेशन कैस्केड के लिए CT कर सकते हैं, कोआगुलेशन टाइम, APTT, PT जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर ही रहे थे। उसके बाद फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट करके एक FDB टेस्ट भी होता है, उसको भी आप लोग कर सकते हैं। सो दीज आर द कोआगुलेशन टेस्ट, ठीक है। टेस्ट फॉर फिब्रिनोलाइसिस, D डाइमर, ये सारी चीजें जो होता है ये आप लोग कर सकते हैं फॉर कोआगुलेशन स्टडीज।
सो कोआगुलेशन स्टडी के लिए आप लोग कौन सा वाइल यूज करते हो, कौन सा वाइल, दैट इज अ ब्लू टॉप ट्यूब, दैट इज आप लोग यूज करते हैं जिसपे आप लोगों का रहता है 3 पॉइंट, यहीं पे लिखा होगा, थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखेंगे 3.2% ऑफ सोडियम साइट्रेट इज देयर। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप सब लोगों को समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो एंटीकोआगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर कोआगुलेशन स्टडी इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज साइट्रेट, मेनली 3.2% सोडियम साइट्रेट वी यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा है, बहुत इजी सा सवाल है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट कितना होता है? आरबीसी का कितना होता है लाइफ स्पैन, ये पता होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ये भी पता होना चाहिए। प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस चीज का आंसर अगर आप लोगों को पता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि प्लेटलेट का लाइफ स्पैन ये कितना दिन तक उसका मतलब जीवित रह सकता है। एक अपना जो प्लेटलेट जो होता है, जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ना, कितना होता है इसका। So platelets circulate with an average lifespan of 7 to 10 days. Approximately 1/3 of the platelets reside in the spleen. हमारा जो spleen होता है ना, उसके 1/3 कंडीशन में हम लोगों का मेनली जो होता है प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। प्लेटलेट्स आर फिजियोलॉजिकली वेरी एक्टिव बट आर एन्यूक्लिएट। एन्यूक्लिएट का मतलब होता है उसके पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, कि आप लोगों का आरबीसी के पास भी नहीं होता है, राइट। एंड दस have limited capacity to synthesize new proteins. तो इसीलिए इसके पास लिमिटेड कैपेसिटी होता है कि इतना प्रोटीन ये सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक, तो ये जो होता है आप लोगों का प्लेटलेट होता है लाइफ स्पैन 8 to 12 डेज, 7 to 10 डेज अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेते हैं 10 डेज उसका। ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम इन स्प्लीन, उसका डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में बाय टिश्यू मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, दैट इज 7 to 10 डेज। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज 7 to 10 डेज। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन इज। तो हम लोगों का जो ग्राम स्टेन होता है, मेनली हम लोग करते हैं ना ग्राम स्टेन टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे दिखेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे दिखेंगे, इमेज तो आप लोगों के सामने, ये बिल्कुल आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ऑप्शंस जैसे कि पिंक, पर्पल, ब्लैक कलरलेस होता है। तो क्या हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम थोड़ा सा आप लोगों को याद है क्या? जैसे कि स्टेफिलोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, नीमोकोकस होता है, गोनोकोकस होता है। दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। तो ग्राम स्टेन में ये कौन सा कलर दिखाएंगे, जैसे कि ये आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वायलेट कलर और पर्पल कलर का आप लोगों को दिखाई देगा इन द माइक्रोस्कोप, अगर आप लोग ग्राम स्टेन करते हो तो। ठीक है, अगर आप लोग मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो पिंक कलर का दिखाई देंगे। ठीक है, पिंक कलर का दिखाई देगा, जो कि आप लोगों का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया होगा। द कलर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन इज ऑब्वियसली वायलेट कलर और द पर्पल कलर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पर्पल कलर, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं आज का लास्ट क्वेश्चन के पास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। द सिलेक्टिव मीडियम फॉर विब्रियो कॉलेरी इज, विब्रियो कॉलेरी व्हिच कॉजेस द डिसीज कॉल्ड कॉलेरा, राइट। उसका सिलेक्टिव मीडियम क्या है? सिलेक्टिव मीडियम एक होता है आप लोगों का जो कल्चर मीडिया। मीडिया क्या होता है? मीडिया इज द आर्टिफिशियल कंडीशंस वेयर वी ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सिलेक्ट कल्चर मीडिया हमारे बहुत टाइप से होते हैं, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, ऐसे बहुत टाइप के मीडिया होता है कल्चर मीडिया। वैसे एक सिलेक्टिव मीडिया है। सिलेक्टिव मीडिया जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा होगा, इट विल सिलेक्टिवली सिलेक्ट। ठीक है, ये सिलेक्टिव करेगा, मतलब सिलेक्टिव, दिस इज सिलेक्टिव इन नेचर, कि मतलब ये ऑर्गेनिज्म आपको चाहिए, यही ऑर्गेनिज्म सिर्फ ग्रो करके बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। तो ऐसे अगर हम लोग विब्रियो कॉलेरी के लिए अगर सिलेक्टिव मीडिया देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? मैकन की, अगर मैकन की तो मेनली आप लोगों को एलएफ और एनएलएफ कॉलोनी दिखाएगा, यानी लैक्टोज फॉर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फॉर्मेंटिंग कॉलोनी दिखाएगा। मैनिटोल सॉल्ट अगर, सेट्रीमाइड अगर, थायोसल्फेट, साइट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज अगर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों को पता है, आप लोगों का पढ़ाई जो है अच्छे से चल रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है, थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी में और थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्टिव मीडियम कौन सा होता है? टीसीबीएस। विब्रियो कॉलेरी ग्रोज वेल ऑन थायोसल्फेट, साइट्रेट, बाइल, सुक्रोज अगर, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीसीबीएस बोलते हैं। एग्जामिनेशन में आप लोगों को बिल्कुल ऐसे टीसीबीएस करके लिख के देगा, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लें। ठीक है, on which it produces yellow colonies that are readily visible against the dark green background of the agar।
तो ये जो हम लोगों का कल्चर मीडिया है, जो प्लेट है, ये आप लोगों का बैकग्राउंड जो है ग्रीन कलर का है, इसीलिए अगर उस पे विब्रियो कॉलेरी रहेगा यानी इट विल कॉज कॉलेरा, मतलब कॉलेरा कॉज करता है जो, इट विल शो गोल्डन येलो कॉलोनीज। ठीक है, येलो कॉलोनीज ये आप लोगों को दिखने के लिए मिलेंगे अगर विब्रियो कॉलेरी सिलेक्टिवली ग्रो हुआ होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है ये कि ग्रोथ रैपिड ऑन ब्लड अगर, लेकिन टीसीबीएस उसका सिलेक्टिव मीडिया होता है। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट मीडिया भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, वेंकटरामन रामकृष्णन मीडियम। ठीक है, और एनरिचमेंट मीडिया फॉर विब्रियो कॉलेरी इज अल्कलाइन पिप्टोन वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, आई डोंट थिंक उसके बाद आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम होगा इन दिस क्वेश्चंस, इन दीज आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब एक्सपोजर में आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना है। ठीक है, थैंक यू।